नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शा परवीन। खबरों में आज बात होगी चुनाव आयोग पर उठे सवालों की, मतदान से एक दिन पहले झारखंड में ईडी की रेड की, देखेंगे मुडा घोटाले में सिद्धरमैया पर लगे आरोपों को, योगी को लेकर अखिलेश यादव की भविष्यवाणी को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे मराठा आंदोलन के नायक मनोज जरांगे महाराष्ट्र में किसका बिगाड़ेंगे खेल। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पंजाब में नहीं रुक रही पराली जलाने की घटनाएं, संगरूर फिरोजपुर के एसएसपी और डीसी को भेजा नोटिस। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, बोले प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी पर फिर बरसे अखिलेश यादव, कहा बटोगे तो कटोगे, बीजेपी का सबसे नेगेटिव नारा। सीजेआई बनते ही जस्टिस संजीव खन्ना ने वकीलों को दी हिदायत, बोले पहले से जो करते आए वो अब नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया अपने वित्त मंत्री का ऐलान, स्कॉट बेसेंट को मिली जिम्मेदारी। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग फिर सवालों के घेरे में। इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने विपक्ष और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। जहां दोनों गठबंधन के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं अब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महायुति पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को भी लपेटे में लिया है। दरअसल संजय राउत ने कहा है कि ईसी पर्यवेक्षकों द्वारा हमारे सामान की जांच हो रही है। इसी के साथ एनडीए को निशाने पर लेते हुए राउत ने कहा, क्या वो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हेलीकॉप्टरों, कारों की भी जांच कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है। इतना ही नहीं, राउत ने एनडीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव में पैसा बांटा जा रहा है। आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियन है क्या? सिर्फ क्या है बैग में? देख लीजिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर हैं उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है का, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता हैं उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। अब क्या करेंगे आप? कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे। इसी के साथ संजय राउत ने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग बार बार इसकी शिकायत की जाने के बाद भी वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बता दें, इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी जा रही है। इस पर इंडिया गठबंधन का कहना है कि चुनाव आयोग उनकी बात नहीं सुन रहा। वहीं कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में सोमवार को निर्वाचन आयोग से 8 शिकायतें की, जिनमें भाजपा द्वारा कथित तौर पर सांप्रदायिकता भड़काने वाली एक तस्वीर साझा करना भी शामिल है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने यहां निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा, all the 8 complaints launched by the Indian National Congress was considered valid by the Election Commission first of all, and some of these complaints are very serious in nature, and for which the Commission has already passed orders for transfer of particular officers, and these copies are being provided to us. And there are 3 major complaints. One by the Mahila Congress wing of our party about a spokesperson. झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनावी शोर शाम को थम गया। पहले फेज में 15 जिलों की 43 सीटों के लिए बुधवार को मतदान होना है, लेकिन मतदान से एक दिन पहले राज्य में ईडी की रेड पड़ी है, जिसे एमएम ने बीजेपी की साजिश करार दिया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। वहीं इस बीच मतदान से एक दिन पहले राज्य में ईडी की रेड ने सियासी गलियारों में बवाल मचा दिया है। दरअसल मंगलवार सुबह से ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी की जा रही है। राज्य में पहले चरण में होने वाले मतदान से पहले इस कार्रवाई के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव प्रचार के बीच ईडी की छापेमारी को बीजेपी की साजिश करार दिया है। जेएमएम के नेताओं का कहना है कि ऐसा बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए करवा रही है, जो 5 एजेंसियों का दुरुपयोग है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, आप चुनाव से पहले ऐसी कवायद करते हैं और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने अब तक जो भी छापेमारी की उसमें कुछ नहीं हुआ, न ही वो कुछ बरामद कर पाए। अब तक ईडी एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई। इसी के साथ मनोज पांडे ने आगे कहा, इसके बावजूद केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र सरकार के दबाव के आगे झुकना पड़ता है। ईडी की छापेमारी उसी का प्रतीक है।
बीजेपी एक बार फिर झारखंड में बुरी तरह हार रही है। इस सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है। बता दें, पहले भी विपक्ष कई बार आरोप लगा चुका है कि सत्ता को बनाने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ऐसे में झारखंड में ईडी की कार्रवाई को भी बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। कर्नाटक के मुडा घोटाले में एक बार फिर सीएम सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मामले में शिकायतकर्ता ने नए आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने प्लॉट आवंटन के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मुडा घोटाला मामले में सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल मामले में शिकायतकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सीएम सिद्धरामैया पर नए आरोप लगाए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने प्लॉट आवंटन के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और इन प्लॉट्स की खरीद पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान भी नहीं किया। स्नेहमयी कृष्णा ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, सीएम सिद्धरामैया की मुडा घोटाले में संलिप्तता के और सबूत चाहिए। उन्होंने लिखा कि सीएम को इस मुद्दे पर लोगों को जवाब देना चाहिए। आरटीआई कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सीएम सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को जो खरीद दस्तावेज दिए गए थे, उनका मुडा के विशेष तहसीलदार ने स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया था। सिद्धरामैया ने प्लॉट आवंटन को प्रभावित करने की कोशिश की। क्या इसके लिए कोई और सबूत चाहिए? क्या सिद्धरामैया देश के लोगों को इसका जवाब देंगे? वहीं घोटाले में सीएम पर लगे ताजा आरोपों पर कांग्रेस ने आरटीआई कार्यकर्ता पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि अभी मुडा घोटाले में जांच चल रही है और जांच के बीच में आरटीआई कार्यकर्ता सीएम सिद्धरामैया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग की है। बता दें, केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी हाल ही में मुडा घोटाले में लोकायुक्त की जाँच पर सवाल उठाए थे। कुमारस्वामी ने कहा था कि लोकायुक्त पुलिस सीएम से पूछताछ कर रही है। वहीं कुमारस्वामी ने कहा था कि एक एसपी स्तर का अधिकारी सीएम से क्या पूछताछ करेगा। ये सब ड्रामा चल रहा है। इससे पहले सीएम सिद्धरामैया मुडा घोटाले में लोकायुक्त पुलिस के सामने भी पेश हुए थे। यूपी में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर भविष्यवाणी कर दी है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो क्या सीएम योगी को लेकर दावा किया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले यूपी में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भविष्यवाणी ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। दरअसल मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया। उन्होंने बड़ा दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली में सत्ता के गलियारों में योगी की कुर्सी छीनने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। दिल्ली गए और चाहते थे अपना कुछ बनवा लें, वो अपना नहीं बना पाए। कार्यवाहक चल रहा है, कार्यवाहक। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि योगी दिल्ली गए थे, कुछ हो जाएगा, लेकिन योगी को दिल्ली से खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, योगी सरकार पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों से नफरत करती है। ये लोग लाठी चला रहे हैं, लेकिन याद रखना चाहिए, जैसा व्यवहार आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी की नकारात्मक राजनीति पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सब कुर्सी बचाने के लिए किया जा रहा है। बता दें, इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सीएम योगी को लेकर इसी तरह की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के कुछ समय बाद योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव की भविष्यवाणी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई योगी की कुर्सी जाने वाली है। वक्फ बिल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस बीच वक्फ पर बनी जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर बड़ा दावा किया है। तो ओम बिरला पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ विपक्षी सांसदों की तरफ से कहा गया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल विवादों से घिरे हुए हैं। वहीं इस बीच सवालिया निशान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल जेपीसी के कामकाज को लेकर विपक्षी सदस्य कमेटी चीफ से नाराज है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि बिना मीटिंग के कोरम पूरा नहीं हो रहा है। जेपीसी अध्यक्ष मनमाने ढंग से अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में वक्फ बिल को लेकर कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। हाल ही में जगदम्बिका पाल पर विपक्षी सांसदों ने अपनी शिकायत को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा। पत्र में जेपीसी के विपक्षी सदस्यों ने राज्य यात्राओं को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि उनकी शिकायतों के समाधान के आश्वासन देने के बावजूद ओम बिरला ने उनकी
शिकायतों पर कोई बात नहीं सुनी। विपक्षी सांसदों की शिकायतों के बाद भी जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने राज्यों का दौरा जारी रखा। विपक्षी सांसदों का कहना है कि जेपीसी अध्यक्ष बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। इसे लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। वहीं विपक्षी सांसदों ने ये तक कह दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो वो जेपीसी का बहिष्कार कर देंगे। फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी माहौल को देखते हुए जेपीसी को लेकर राज्यों का दौरा टाल दिया गया है। बता दें, जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कई राज्यों का दौरा पूरा कर लिया है। आज बिहार का दौरा होना था। राज्यों में उपचुनाव के मद्देनजर ये दौरा स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द दौरे की नई तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि विपक्षी सांसद इसके खिलाफ हैं। मराठा आंदोलन के अगुवा मनोज जरांगे पाटिल ने भले ही चुनाव से कदम पीछे खींच लिया है, लेकिन जरांगे का एक सियासी कदम महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला सकता है। तो जरांगे ने क्यों छोड़ा चुनावी मैदान और क्यों इसे माना जा रहा है बीजेपी के लिए बड़ा सियासी खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। मराठा आरक्षण के लिए बीते सितंबर में 9 दिन की भूख हड़ताल करने वाले मनोज जरांगे पाटिल पिछले कई महीनों से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए और चुनाव में अपना कोई उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया। जरांगे ने यूं ही चुनावी मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत ही फैसला किया। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि जरांगे अब भी सरकार से नाराज है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मनोज जरांगे पाटिल लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का गेम बिगाड़ने की तैयारी में है। मनोज जरांगे का मानना है कि मराठाओं के बिना कोई सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम फडणवीस को वो जातिवादी बताते हैं, तो वहीं शरद पवार को जरांगे स्वार्थी कहते हैं। बहरहाल जरांगे का मानना है कि मुकाबला महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी के बीच है। ऐसे में अगर उनके उम्मीदवार सभी सीटों पर हार जाते हैं तो मराठा समुदाय के बीच उनकी किरकिरी हो जाती है और आरक्षण का मसला एक राजनीतिक बात बनकर रह जाता। जरांगे के चुनाव लड़ने से कदम खींचने का शरद पवार ने स्वागत किया, तो वहीं बीजेपी गठबंधन के लिए सियासी टेंशन बनाने वाला ये माना गया। जरांगे के मुताबिक आरक्षण की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। चुनाव के बाद भी वो फिर से आंदोलन करेंगे। जरांगे मराठवाड़ा इलाके से आते हैं और उनके समर्थकों में बड़ी संख्या मराठा समुदाय की है। साल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिंदे को महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सियासी झटका मराठवाड़ा बेल्ट में लगा था, जहां पर मनोज जरांगे के विरोधी के चलते पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। मराठवाड़ा की 8 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें एनडीए हार गई थी। जरांगे के उम्मीदवार चुनाव मैदान में होने से मराठा वोटों में बिखराव की संभावना बन गई थी। इससे सीधा नुकसान महाविकास आघाड़ी को और एनडीए को फायदा दिख रहा था। इसलिए मनोज जरांगे पाटिल ने अपने कदम पीछे खींच लिए। मराठवाड़ा इलाके में 46 विधानसभा सीटें आती हैं और पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें हैं। इन दोनों क्षेत्रों में मनोज जरांगे का खासा प्रभाव माना जाता है और मराठा वोट निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में मनोज जरांगे के चुनावी मैदान से हटने से बीजेपी और शिंदे के लिए सियासी तौर पर बड़ा झटका है। बाकी राज्यों में आगे क्या सियासी तस्वीर होगी, इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।